हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 21 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 जुलाई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको कम समय में ऑथेंटिक करंट अफेयर टू द पॉइंट मिलता है। चलिए बात करेंगे लास्ट के क्वेश्चंस की, कहीं भूल ना जाओ, कर लेंगे क्विकली रिवीजन। नीदरलैंड की महिलाओं ने दोस्तों FIH महिला हॉकी विश्व कप जीत लिया है और भारतीय टीम 9वें स्थान पर अपना टूर्नामेंट समाप्त की है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सीवर सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नमस्ते योजना शुरू करी है और असम राज्य ने अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा विवाद को खत्म करने के लिए समझौता किया है। INS सिंधु ध्वज इसे सेवानिवृत्त कर दिया गया है। इसे 35 सालों की सेवा के बाद डिकमीशन किया गया है। एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत 36वें स्थान पर रहा है। फर्स्ट पर मैक्सिको रहा है। इसमें मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन जी को दोस्तों पश्चिम बंगाल का भी अतिरिक्त प्रभार मिल गया है। पश्चिम बंगाल के जो पूर्व राज्यपाल थे जगदीप धनखड़ जी, ये उपराष्ट्रपति पद के अब उम्मीदवार होने वाले हैं। एयरटेल ने दोस्तों अभी हाल में भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफलता परीक्षण किया है और केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे जी मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग ऐप लॉन्च किए हैं एक, और पैरासीन ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है आर प्रज्ञानंदन ने। नरेंद्र बत्रा ने दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद से और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। इन तीनों पदों को ये छोड़ चुके हैं। ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो का, जिनको आपने वन लाइनर फॉर्मेट में रिवीजन कर लिया है। डिटेल जानना हो तो कल की वीडियो देखिए। आज बात करेंगे आज के दिन के डिटेल करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को दोस्तों विश्व शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। तो उपरोक्त तो दोनों दिवस यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड चेस डे और इंटरनेशनल मून डे। ठीक है, एक एक करके जानेंगे दोनों के बारे में। इंटरनेशनल चेस डे के बारे में भी जानेंगे हम लोग और इंटरनेशनल मून डे के बारे में भी जानेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस दोस्तों 1966 से मनाया जाना शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना के समान ये मनाया जाता है, स्थापना के रूप में, क्योंकि इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। तो 20 जुलाई इसी के दिन इसलिए मनाया जाता है। लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं अर्का रेड्डी डोरकुविक। ठीक है ना, किसके? फाइड के। फाइड बोले तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। क्लियर। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के बारे में अगर बताएंगे तो दोस्तों मून विलेज एसोसिएशन और उसके संगठन के एक समूह द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था पहली बार 2021 में, और इसके बाद से मनाया जाने लगा। आम जनता, विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचना और ज्योतिषी खगोल विज्ञान के बारे में सिखाना, ये सभी मकसद होता है अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस को मनाने का। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में श्रीलंका का नया राष्ट्रपति किसे बनाया गया? तो श्रीलंका के दोस्तों नए राष्ट्रपति बन गए हैं रनिल विक्रमसिंघे। काफी दिनों से उठापटक लगी हुई थी। रनिल विक्रमसिंघे अभी इस्तीफा भी दे दिए थे PM पद से भी, और अब ये राष्ट्रपति वहां पर बना दिए गए हैं। हालांकि यहाँ पर दोस्तों कई और नए नए नाम देखने को मिले थे पिछले दिनों में, लेकिन फाइनली रनिल विक्रमसिंघे पर मुहर लगी और ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है। प्रोटेस्टर्स डिमांड हिज रेजिग्नेशन। प्रोटेस्टर्स जो थे अभी भी इनके इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अब ये नए प्रेसिडेंट होंगे। पुराने प्रेसिडेंट आपको पता होगा दोस्तों, जो गोटाबाया राजपक्षे थे वो भाग गए थे मालदीव से सिंगापुर। ठीक है, उसके बाद UAE जाने की ये सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर रनिल विक्रमसिंघे जो कि PM बनाए गए थे, PM पद से इस्तीफा भी दे दिए थे और अब यहाँ के प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं। हालांकि यहाँ पर 3 उम्मीदवारों में मुकाबला था, रनिल विक्रमसिंघे, डलहास अलहोपुरम, अनुरा कुमारा दिसा नायके। इन तीनों के बीच में रनिल विक्रमसिंघे को विजय हासिल हुई। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में दोस्तों क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वहां पर प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा कर लिया था लोगों ने, जो भीड़ है उन लोगों ने, आम जनता ने, और वहां पर जाकर के वो लोग मतलब पूरे तरीके से कब्जा कर लिए थे। सरकार तो वहां पर गिर ही गई थी बहुत पहले ही, और क्राइसिस से जूझ रहा है श्रीलंका, बहुत ज्यादा क्राइसिस से जूझ रहा है। अभी यूनाइटेड नेशन ने $48 मिलियन की देने की घोषणा करी थी और इंडिया ने $3 बिलियन की मदद की घोषणा करी थी। तो ये सभी पॉइंट भी आपको याद रखना है। खाद्य आपातकाल लगा श्रीलंका में, फिर इमरजेंसी लग गई, पूरा ओवरऑल इमरजेंसी इम्पोज कर दी गई।
ठीक है ना। श्रीलंका को वैसे पूर्व का मोती भी कहा जाता है, पूर्व का मोती कहते हैं श्रीलंका को। और अगर आपसे कहा जाए मोतियों का देश किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे बहरीन को कहते हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत करी? तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत करी हुई है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको हर एक वीडियो में आर्टिकल इसलिए शो कराता हूँ जिससे एक तो दो फायदे होते हैं। एक तो जो इंग्लिश स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये इंग्लिश आर्टिकल मिल जाता है तो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन पा जाते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि आपको ऑथेंटिक ये मिल जाता है न्यूज, ये एक प्रकार से विश्वास हो जाता है कि हाँ ये जो न्यूज है वो करेक्ट है। तो इस वजह से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज आप तक पहुंचाई जाती है, कोई भी मिस्टेक नहीं होती है। राजस्थान इंट्रोड्यूस फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत इन इंडिया। राजस्थान ने पहली डिजिटल लोक अदालत इंडिया में इंट्रोड्यूस करी हुई है, इसने अभी हाल ही में। और यहाँ पर राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं उदय उमेश ललित जी, इन्होंने 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान इसे लॉन्च किया है। अब राजस्थान बन गया है पहला राज्य जो डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत किया हुआ है। अच्छा, इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एनवी रमन जी, इन्होंने किया है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं 48वें नंबर के, ठीक है ना, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। ये डिजिटल लोक अदालत जो है ये जुपिटर्स जस्टिस टेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है। आपको पता होगा राजस्थान ने ही अभी एक बिल लाया था। कौन सा बिल लाया था भैया? राइट टू हेल्थ बिल। अब राइट टू हेल्थ बिल जो होगा यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार, यानी सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रहने का अधिकार है, ये वाला बिल लाया था राजस्थान ने। अगर ये बिल एक्ट बन जाता है तो राजस्थान बन जाएगा पहला राज्य जहां पर राइट टू हेल्थ एक्ट लागू होगा। राजस्थान आया है। राजस्थान आप देख पाओगे मैप में, यहाँ पर है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जयपुर यानी पिंक सिटी यहाँ की दोस्तों कैपिटल है, जहां पर अभी लोकरंग महोत्सव मनाया गया था। अच्छा, राजस्थान में दोस्तों मरु महोत्सव भी मनाया गया है, मरु महोत्सव, और इसको मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। राजस्थान में लोकरंग, मरु, शरद महोत्सव और पुष्कर मेला ये सभी बता चुका हूँ। अभी मरु महोत्सव कल के एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। कल का एमटीएस का एग्जाम का देखिए मेरे पास क्वेश्चन आया, एक लड़के ने दिया था एग्जाम और पूरा का पूरा क्वेश्चन भेजा है। 100% क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। जो शाम को स्टैटिक जीके वाली आपको क्लास दी जाती है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। और अगर आप रिसेंट के केवल 5 दिन के, मैं बहुत ज्यादा दिन का नहीं कह रहा हूँ, रिसेंट के केवल 5 दिन के भी वीडियो देख कर गए होगे ना, तो आप 25 में से 17 से 18 क्वेश्चन रिसेंट के 5 दिनों से सॉल्व करके आओगे कल के पेपर में जो आया था एमटीएस में, ठीक है। तो ऐसे रोजाना जो एमटीएस के पेपर हो रहे हैं, रोजाना दोस्तों 100% क्वेश्चन मैच कर रहे हैं। आप लोग को पूरे विश्वास के साथ, पूरे निष्ठा के साथ जुड़ना है, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है, ठीक है ना। फिलहाल राजस्थान के बारे में जानेंगे तो गुजरात से अपना बॉर्डर शेयर करता है, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और पंजाब से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अशोक गहलोत जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से सीएम है। कलराज मिश्रा यहाँ के गवर्नर है और अखिल कुरैशी यहाँ के चीफ जस्टिस है। यहाँ पर देखेंगे आप सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है दोस्तों। इसके अलावा केवलादेव घाना पक्षी के अलावा दोस्तों एक अभी रामगढ़ विजधारी आया है, रामगढ़ विजधारी, ठीक है ना। रामगढ़ विजधारी नेशनल पार्क जो है ये बनेगा भारत का 52वां बन गया है, भारत का 52वां नेशनल पार्क, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है और नेशनल पार्क भी ये घोषित कर दिया गया है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहां पर हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया? हैप्पीनेस उत्सव दोस्तों अभी हाल ही में नई दिल्ली में मनाया गया। नई दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ये सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, हैप्पीनेस उत्सव मार्क्स 4 ईयर ऑफ स्कूल कैरिकुलम। तो ये चौथी बार दोस्तों मनाया जा रहा है। हैप्पीनेस उत्सव जो है ये वहाँ के जो दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको पता होगा दोस्तों दिल्ली में सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत ही ज्यादा बेटर है। तो वहां पर नए नए तरीके के कार्यक्रम, नए नए तरीके की चीजें वहां पर आयोजित करी जाती हैं और जिससे स्टूडेंट को पढ़ने के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। जैसे कि आपने अभी पिछले दिनों में देखा वहां पर हॉबी हब शुरू किया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जिसके तहत वहाँ की जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होगी स्टूडेंट्स की उसको निखारा जाएगा। देश की मेंटर प्रोग्राम शुरू किया गया था, इसके ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बनाए गए।
ब्रांड एम्बेसडर इसके कौन बनाए गए? सोनू सूद बनाए गए, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो देश के मेंटर प्रोग्राम के तहत मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। देश का पहला एजुकेशन सॉन्ग अभी वहां पर लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बात रही, इसको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा दोस्तों, सावन का ऑफर चल रहा है और इसके तहत 20% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप किसी भी वीडियो कोर्स या ई बुक को लेते हो तो। ये ऑफर अब एंड होने वाला है, बस 1-2 दिन और बचे हुए हैं, इस ऑफर को एंड कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो अभी आप इसका फायदा उठा सकते हो। जाओ एप्लीकेशन पर, कोई सी भी ई बुक अगर आप परचेज करते हो या फिर कोई सा भी वीडियो कोर्स परचेज करते हो, आपको कूपन कोड में सिंपली डाल देना है महादेव, महादेव, आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट। आप इसका फायदा उठाइए और जाइए। क्रांति बैच है यूपी ट्रिपल एससी का, इसके अलावा दोस्तों ग्रुप डी का आया हुआ है त्रिनेत्र बैच, इसको भी आप ले सकते हो। ग्रुप डी त्रिनेत्र बैच भी बहुत सारे स्टूडेंट ने ले रखा है ऑलरेडी। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एमजीटी ऐप पर। हमारी बहुत सारी ई बुक आती हैं 6 मंथ की, 2 मंथ की, 3 महीने की, मतलब हर प्रकार की ई बुक आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अलग अलग। तो आप ले सकते हो, लास्ट 1 ईयर की ले सकते हो ब्रह्मास्त्र, ठीक है। लास्ट 6 मंथ की आई हुई है जनवरी टू जून, उसको ले सकते हो ई बुक वगैरह। और हर एक महीने की इंडिविजुअल भी ले सकते हो। ई बुक में खास बात ये होती है कि सब कुछ आपको चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलता है और एंड में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है, जिससे बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाता है। स्टैटिक के साथ करंट अफेयर दिया जाता है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। अगला, हाल ही में बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर दोस्तों बने हैं अभी हाल ही में विनीत सरन जी। विनीत सरन को बीसीसीआई का बनाया गया है एथिक्स ऑफिसर। यहाँ पर आप देख पाओगे ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं विनीत सरन, और ये अपॉइंट किए गए हैं बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर। बीसीसीआई बोले तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो इनको रिटायर्ड जस्टिस डीके जैन की जगह पर आए हुए हैं, ठीक है ना, विनीत सरन जी। और अब ये बीसीसीआई के नए आचरण अधिकारी और लोकपाल नियुक्त होंगे, ठीक है। लोकपाल तो मतलब आप जानते हो ओम्बुड्समैन, ठीक है। ओम्बुड्समैन क्या करता है? भ्रष्टाचार मामलों की जांच करता है। तो इनका काम ये रहेगा बीसीसीआई में अगर कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसके मामले को ये जांच करेंगे, करवाएंगे, ठीक है। ये दोस्तों उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। बीसीसीआई के बारे में बात करेंगे तो 1928 में स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। सौरभ गांगुली जी इसके अध्यक्ष हैं। सचिव हैं कौन? सचिव हैं दोस्तों जय शाह, जय शाह, ठीक है, अमित शाह के बेटे। इसके अलावा उपाध्यक्ष हैं कौन? राजीव शुक्ला, ये हैं उपाध्यक्ष, क्लियर है। और आईसीसी की अगर यहीं पर बात कर ले, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो ग्रेग बार्कले उसके अध्यक्ष हैं और जियोफ एलार्डिस उसके हैं सीईओ। अध्यक्ष और सीईओ याद रखिएगा। अगला, संघाई सहयोग संगठन के 9वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया या शामिल होने वाला देश कौन बनेगा? तो वो बनेगा दोस्तों ईरान। देखिए, संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एससीओ, इसके अब 9 सदस्य देश हो जाएंगे। वैसे तो मैं अपने स्टूडेंट को कई दिनों से 9 सदस्य देशों को ही याद करवा रहा हूं, वो भी ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था? भारत की रुचि और पाकिस्तान का ईरानी ताऊ, पाकिस्तान का ईरानी ताऊ, ठीक है ना। तो ये तो मैं अपने स्टूडेंट को बहुत दिनों से याद करवा रहा हूं। जो लोग रेगुलर वीडियो देखते होंगे आप लोग आराम से याद करते होंगे। तो अब वही है कि 9वां जो देश है ये ईरान बनने वाला है, ठीक है, ईरान से जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको डिकोड करेंगे आप कि 9 सदस्य देश कौन कौन से हैं। इंडिया, भारत से भारत हो गया, की से किर्गिस्तान, रूस से रूस, ची से चीन, पाकिस्तान से पाकिस्तान, क से कजाकिस्तान, ईरानी से ईरान, ताऊ में ता से तजाकिस्तान और ऊ से उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर आपको नहीं याद हुआ है तो। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, ईरान बिकम 9th मेंबर ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो इससे पहले ना 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ऐड हुआ था। ध्यान रहे, अगर आपसे पूछ लिया जाता है मान लीजिए क्रॉस चेक करके कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भारत कब जुड़ा, तो आप बताएंगे 2017 में भारत और पाकिस्तान जुड़ा था, और उसके बाद से अब जाकर के ईरान जुड़ रहा है, ठीक है। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। स्थापना सन 2001 में करी गई थी इसकी। यहाँ पर बेलारूस भी लगा हुआ है कि इससे भी मेंबरशिप मिल जाए, लेकिन अभी फिलहाल मिला नहीं है। ये बेलारूस की बात है।
अच्छा, मैं आपको अगर याद हो तो याद करवाया था कि पिछले दिनों में कौन कौन से संगठन में कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग नजर डालते हैं। जैसे दोस्तों, नाटो में अभी हाल ही में स्वीडन और फिनलैंड ने शामिल होने की घोषणा करी है। मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, बोल दे रहा हूँ केवल, स्वीडन और फिनलैंड शामिल होगा नाटो में। तो इसको भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको याद हो तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स के ही मेंबर का बैंक है, ब्रिक्स के जो सदस्य देश है या ब्रिक्स का संगठन कह लें, उसका ही बैंक है। तो उसमें 4 नए देश जुड़े हैं। कौन कौन से जुड़े हैं दोस्तों? उसमें यूएई जुड़ा, उरुग्वे जुड़ा और बांग्लादेश जुड़ा, और फिर बाद में मिस्र भी जुड़ गया है, यानी कि इजिप्ट भी जुड़ गया है। तो 4 नए देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अभी आया था कि यूरोपियन यूनियन में 3 सदस्य जो देश जुड़ रहे हैं। कौन कौन से जुड़ रहे हैं? यूरोपियन यूनियन में दोस्तों यूक्रेन जुड़ा, यूक्रेन के अलावा मालदोवा जुड़ा, और जुड़ा दोस्तों मालदोवा के अलावा एक और देश जुड़ा था, जॉर्जिया। तो ये 3 देश यूरोपियन यूनियन में जुड़े। अब नाटो हो गया, एनडीबी हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, और आपका हो गया संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है ना? तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी होगी, रिवीजन करके रखना होगा। अगला, एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में हर्षदा गरुड़ ने कौन सा पदक जीता? तो हर्षदा गरुड़ ने दोस्तों जीत लिया है गोल्ड मेडल। एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, हर्षदा क्लिंच गोल्ड एट एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। इनके साथ ही साथ दोस्तों 49 किलोग्राम के यूथ इवेंट में मेंस की कैटेगरी में एल धनुष जो हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हर्षदा गरुड़ के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने टोटल 157 किलोग्राम का भार उठाया है, जिनमें से स्नैच में 69 किलोग्राम का और क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में 88 किलोग्राम का भार उठाया इन्होंने। और वहीं 45 किलोग्राम की कैटेगरी में सौम्या दलवी ने भी कांस्य पदक जीता है। ये सब कुछ आयोजित कहां पर हो रहा है? उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। अगला देखते हैं, वर्ष 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो 2028 में दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी अमेरिका में होगा। अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पाओगे, CNBC का आर्टिकल है। तो 2028 में लॉस एंजल्स में होगा समर ओलंपिक, और इसके लिए डेट वगैरह अनाउंस कर दिया गया है। और ये भी मैं आपको बहुत बार याद करवा चुका हूँ। मैंने तो आपको पिछले से लेकर अगला तक का सब कुछ याद करवाया था। जैसे आप याद रखेंगे 2020 का कहाँ पर हुआ? टोक्यो में हुआ, जापान में हुआ। हालांकि आज 2021 में हुआ था, लेकिन हम लोग कहेंगे 2020 का ही था। फिर 2024 में कहां पर होगा? ये होगा पेरिस में, फ्रांस में। 2028 का कहां पर होगा? तो आप बताएंगे लॉस एंजल्स, अमेरिका में होगा। 2032 वाला भी अनाउंस हो चुका है, ये कहां पर होगा? ये आप बताएंगे ब्रिस्बेन में होगा, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, इससे पहले की अगर बात करेंगे हम लोग कि 2016 में कहां पर हुआ था, तो आप बताएंगे रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ था। 2012 वाला कहां पर हुआ था? तो आप बताएंगे लंदन में हुआ था, लंदन ओलंपिक था। 2008 वाला कहां पर हुआ था? तो आप बताएंगे बीजिंग में हुआ था 2008 का। 2004 का कहां पर हुआ था? तो आप बताएंगे एथेंस में हुआ था। क्लियर है ना? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, और इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। 2-4 पहले का, 2-4 आगे का आप याद रखेंगे। तो अब 2024 वाला पेरिस फ्रांस में होगा, उसके बाद 2028 वाला जो होगा वो होगा लॉस एंजल्स, अमेरिका में। अच्छा, लॉस एंजल्स इससे पहले 1984 और 1932 के ओलंपिक को होस्ट कर चुका है। ओके, अगला, हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त किए गए? तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं दोस्तों अभी हाल ही में, प्रमोद राव जी। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, प्रमोद राव टेक्स चार्ज एज सेबीज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का चार्ज ये संभाल रहे हैं अब से, और अब ये होंगे दोस्तों वहां के न्याय निर्णय विभाग का कार्यकाल संभालने वाले अधिकारी। इससे पहले ये आईसीआईसीआई बैंक में ग्रुप जनरल काउंसिल के पद पर रहा करते थे। सेबी के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो इसका मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी। एक प्रकार से स्थापना तो 1988 में हुई थी, लेकिन ये पावर में आया था 1992 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और माधवी पुरी बुच जी इसकी अध्यक्ष हैं, जो कि पहली महिला चेयरपर्सन बनी हुई हैं। माधवी पुरी बुच का भी नाम आप याद रखेंगे। अगला, हाल ही में किस क्रिकेटर ने ओडीआई मैचों से संन्यास की घोषणा करी? तो देखो दोस्तों, अभी हाल ही में
बेन स्टोक ने संन्यास की घोषणा करी हुई है, लिंडन सिमंस ने भी संन्यास की घोषणा करी है, दिनेश रामदीन ने भी संन्यास की घोषणा करी है। बेन स्टोक जहां पर केवल ओडीआई मैचों से संन्यास की घोषणा करे हुए हैं, वहीं लंदन सीमेंस और की दिनेश रामदीन, इन दोनों ने पूरे के पूरे इंटरनेशनल मैचेस से संन्यास की घोषणा करी है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन हम लोग लगा सकते हैं। वैसे अगर ओडीआई मैच हटा दिया जाए तो उपरोक्त सभी लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे बेन स्टोक के बारे में आर्टिकल है, इंग्लैंड ऑलराउंडर बेन स्टोक अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट, यानी अभी ये टी20 मैच खेलेंगे। ओके, तो इसके अलावा दिनेश रामदीन जो कि वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान रहे हैं और जबरदस्त प्लेयर रहे हैं, इन्होंने तत्काल प्रभाव से क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा करी हुई है। हालांकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलेंगे ये। और लिंडल सिमंस जो हैं, ये भी वेस्ट इंडीज के हैं, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा करी हुई है। ये 2008 में पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद में डेब्यू किए थे और अब जाकर के ये संन्यास कर ले रहे हैं 12 साल में। ओके, बेन स्टोक इंग्लैंड के प्लेयर हैं और ये दोनों तो आपको बताया मैंने वेस्ट इंडीज के हैं। ठीक है, बेन स्टोक ओडीआई मैचेस में संन्यास की घोषणा करे हुए हैं और जो ओडीआई का वर्ल्ड कप हुआ था 2019 वाला, इसमें इन्होंने क्रिटिकल रोल निभाया हुआ था उसको जिताने में, इंग्लैंड को पहला उसका वर्ल्ड कप दिलाने में। क्लियर? तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो आई होगी पसंद और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कर देना, आपके लाइक से मुझे पता लगेगा कि आपको कितनी अच्छी लगती है वीडियो, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। अब बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की, जो इसके आंसर किए थे कल, उनका नाम भी मैं बताने वाला हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज से बीएसई की स्थापना कब हुई थी? अब बताएंगे 1875 में। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो वो हैं पंकज सिंह जी हैं। ओके, इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल के साथ सबसे पहले आंसर जिन्होंने किया था वो टॉप 10 का नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। रविशंकर, श्वेता यादव, दीपक सिंह, कृष्णा कुमार, अंकित मिश्रा, रजनी बिश्नोई, राहुल कुमार, महेंद्र हेम्ब्रोम, नेहा गुप्ता, रूपेश कुमार। देखिए कंडीशन क्या होती है, दोनों क्वेश्चंस के बारे में मिनिमम आपको 3 से 4 लाइंस लिखनी होती है और दोनों क्वेश्चन के बारे में लिखना होता है और सबसे पहले लिखना होता है डिटेल के साथ आंसर। कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी किसी वेबसाइट से आप लोग आर्टिकल लेकर के कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, अपना खुद का लिखेंगे लाइन, तो फिर आप आ सकते हैं टॉप 10 में। ओके, चलिए आज का क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न में से कौन सा शहर हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है? आप कमेंट बॉक्स में और भी नाम बता सकते हैं, कौन कौन नदियों के किनारे कौन कौन सा शहर राज्य बसा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे, और इसके अलावा भी ओलंपिक से रिलेटेड भी आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल से डिटेल लिखने का प्रयास करना। इस वीडियो की फ्री में क्विज और फ्री में पीडीएफ आपको मिलने वाली है हमारे एप्लीकेशन पर, तो जाइए एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। फ्री आप पीडीएफ सेक्शन में जाकर के या फिर फ्री क्विज में जाकर के दोनों का लाभ उठा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए जहां पर वन लाइनर आपको भेजा जाता है, तो वन लाइनर भी आप 1 मिनट में क्विकली रिवीजन के लिए ले सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।